नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। लेकिन उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर ले, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियोस है उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक समय से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस किस विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से आर्टिकल हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं भारत के महान्यायवादी से संबंधित। दूसरा, हम देखेंगे भारतीय महान्यायवादी के कार्य क्या है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति कैसे की जाती है, नियुक्ति कैसे की जाती है, इसकी भूमिका क्या है, हमारी जो संसद है उसमें इसकी क्या भूमिका है, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि आखिर इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, यानी कि ये केवल कहाँ तक कार्य कर सकता है। तो आज इन कुछ चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए देखते हैं भारत का महान्यायवादी। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल। देखिए, भारत का सबसे पहला महान्यायवादी कौन है, और सबसे जो अभी जो चल रहा है महान्यायवादी, करंट में महान्यायवादी कौन है, इसका हम डिस्कस करेंगे, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, अनुच्छेद 76 ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पात्रता है और कार्य और कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 76 यही पूछा जाता है कि जो महान्यायवादी है उसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग क्या कहेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 88, आर्टिकल 88। इसमें देखिए, महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 88 के अंदर। तीसरा है आर्टिकल 105। देखिए, इसमें क्या दिया गया है, जो महान्यायवादी है उसकी शक्तियां और उसके विशेषाधिकार। वैसे तो यदि हम आर्टिकल 105 की बात करें तो संसद के विशेषाधिकार दे रखे हैं। जो संसदीय है, संसद है, उसमें क्या क्या उसके सदस्य जो हैं उनके कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, वो सभी आर्टिकल 105 में दिए गए हैं। तो यहीं पर ही आर्टिकल 105 में महान्यायवादी की शक्ति और उसके विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। तो ये तीन आर्टिकल हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहले आर्टिकल 76, दूसरा, ठीक है, देखिए आर्टिकल 76, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 105, 105, ये तीन आर्टिकल हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। तो देखिए, प्रश्न बनता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है या जो महान्यायवादी होता है वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देखिए, इसे विधि अधिकारी लिखे या फिर कानूनी अधिकारी लिखे, आपको समझना है। जैसा भी एग्जाम की भाषा होगी, क्वेश्चन शी, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। यदि उसने कहा देश का विधि अधिकारी कौन है, तो समझ जाना तब भी वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। यदि उसने कहा कानूनी अधिकारी कौन है, तब भी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ही बात कर रहा है। ठीक है। भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, ठीक है, यह जो केंद्र सरकार है उसका मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्राथमिक वकील होता है। यानी कि यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो केंद्र सरकार का प्राथमिक वकील होता है, तो वह भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है। तो देखिए, यहाँ से दो तीन बातें आपकी समझ में आई। यदि बात करें कि सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन, तो अटॉर्नी जनरल। दूसरा, मुख्य कानूनी सलाहकार कौन, तो अटॉर्नी जनरल। तीसरा, केंद्र सरकार का प्राथमिक वकील कौन, तो ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में, अब देखो किस भाग में दिया गया है, भाग 5 में दिया गया है। अध्याय 1 कार्यकारी का जो अनुच्छेद 76 है उसमें महान्यायवादी के कार्यालय से संबंधित है। तो देखना किस में, भाग 5 में ये दिया गया है। देखिए, MC सीतलवाड़, यदि हम बात करें सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे, तो आप किसका नाम लेंगे, जो MC सीतलवाड़ जी थे वह पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। कब से कब तक, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक, यानी कि पूरे 13 साल। ठीक है, इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 13 साल तक कार्य किया, और वह भारत के एकमात्र अटॉर्नी जनरल हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक
अटॉर्नी जनरल के पद पर वो रहे। तो प्रश्न बन सकता है कि सबसे लंबे समय तक या सबसे लंबा कार्यकाल अटॉर्नी जनरल के रूप में किसका रहा, तो आप क्या कहेंगे, MC सीतलवाड़। अब क्या है, अभी R वेंकट रमनी करंट में है, करंट में पूछा जाता है कि अभी हाल में जो भारत का महान्यायवादी है वह कौन है, तो आप क्या कहेंगे, R वेंकट रमनी इस समय भारत के महान्यायवादी हैं। तो आपको दोनों चीज पता लगी, पहला भी और अभी का भी। MC सीतलवाड़ पहले और R वेंकट रमनी अभी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के महान्यायवादी कार्यालय। भारत के महान्यायवादी कार्यालय के बारे में, यानी कि ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में ही दिया गया है। ये हम आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, आर्टिकल 76 के अंदर इसका वर्णन कर रखा है, तो ज्यादा कुछ इसमें बताने वाली बात है नहीं, आप देख लेना। यदि देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की चाहे कार्य की बात हो या उसके कार्यालय की बात हो, तो आप कहाँ पर जाएंगे, या फिर स्वयं खुद ही जो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 76 में ही दिया गया है, बस आपको इतना याद रखना है। अब देखिए इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, भारत का जो महान्यायवादी है इसकी जो नियुक्ति है सीधा सीधा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा उसके वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित और इसकी जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। देखिए किस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, तो क्या है, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा राष्ट्रपति की राय में वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश, देखिए ये बात आपको नोटिस करने वाली है, उसने क्या कहा, हाई कोर्ट में 5 साल तक उसे न्यायाधीश रहना चाहिए, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 5 साल तक उसे जज होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, तब वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। और इसके अलावा क्या, राष्ट्रपति की नजरों में, ठीक है, वह क्या होना चाहिए, एक अच्छा न्यायविद होना चाहिए, प्रख्यात न्यायविद उसे होना चाहिए, तो उसे क्या बनाया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो सारे जो बनाएगा कौन, राष्ट्रपति, वेतन भत्ते निर्धारित कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है, किसे बनाएगा, जो भारत का नागरिक होगा, इसके साथ में 5 वर्ष तक वह हाई कोर्ट का जज रहा हो या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का न्याय अधिवक्ता रहा हो, और इसके साथ में क्या हो, एक प्रख्यात न्यायविद उसे होना चाहिए राष्ट्रपति की नजरों में। अब देखिए भारत के महान्यायवादी, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर कौन इसे हटा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया, यानी कि अब देख इसका जो कार्यालय है, कार्यकाल है, उसे ये नहीं कि भाई जैसे सभी के कार्यकाल जो है फिक्स कर रखे हैं कि 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु होने तक होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो कार्यकाल है वह बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। इसके अलावा उसे हटाने का आधार और प्रक्रिया भी नहीं दी गई है। तो ये कैसे हटाया जाएगा, देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राज्यों के राज्यपाल के समान वह पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। ठीक है, जो भारत का महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसे उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और किसी भी समय उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। चूंकि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या मंत्रिपरिषद के प्रतिस्थापन पर इस्तीफा देना चाहिए, यानी कि जब मंत्रिपरिषद ही खत्म हो जाती है उस समय भी वह अपना इस्तीफा दे देता है। तो क्या कहा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल है भारत का राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही उसे पद से हटाया जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महान्यायवादी के कार्य, ये थोड़े से महत्वपूर्ण है और आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस बना के रखना है। देखिए पहला कार्य क्या है, उसे भारत को कानूनी मामलों पर सलाह देनी चाहिए। जो भारत सरकार है कानूनी मामलों पर उसे सलाह देनी चाहिए जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, किस लिए करता है, कानूनी मामलों पर सलाह प्रदान करने के लिए। भारत सरकार राष्ट्रपति के द्वारा उसे क्या भेजे जाते हैं, कुछ जो कार्य हैं जो भेजे जाते हैं मसले, उन पर उसने सलाह देनी होती है। जब भी राष्ट्रपति उसे कोई कानूनी कर्तव्य सौंपता है तो वह उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य होता है, यानी कि राष्ट्रपति ने यदि उसे कोई कार्य दे दिया तो फिर